हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो हम इसके 8 सेट को कर चुके हैं। आज हम इसके सेट 9 के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालाजी बाजीराव के समय में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1740 से लेकर 1761 तक मराठा साम्राज्य के ये पेशवा थे। इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, कहीं कहीं पे अब नाना साहब मिलेगा तो नाना साहब के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्हीं के समय में 1750 में संगोला की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1750 में संगोला की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ तो किसके समय में? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो के समय में। एलनबरो के शासनकाल में 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज में विलय किया गया था। नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? बंबई में। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमजी रनाडे को पश्चिम भारत का के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारत में आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को। ध्यान रखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई भारत की राजधानी। और ये कब की गई? तो 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान। और इसी समय ध्यान रखिए, इसी समय जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उसके रद्द कब किया गया? 1911 में इसी समय जो है बंगाल का विभाजन भी रद्द किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की है, सही है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की भी सही है। इंडियन मिरर मनमोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी सही है। द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले की नहीं है, ये किसकी है? तो ये मदन मोहन मालवीय की है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है ये द लीडर। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और पहली रेल कब चली थी? 1853 में चली थी। और कहां से? बंबई से थाने के बीच में चली थी। ठीक है, कब? 1853 में। नेक्स्ट है, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 में हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और ध्यान रखिए, पहली बार भूख हड़ताल इसी के दौरान किया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए भूख हड़ताल कब किया गया था पहली बार, तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। ठीक है, अगर पूछा जाए पहला सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में चंपारण, जो चंपारण सत्याग्रह है ये पहला सत्याग्रह था। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण गुरु ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट है, वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान महासभा के अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक भी थे स्वामी सहजानंद सरस्वती।
अगर बात करें महासचिव की, तो महासचिव कौन थे? तो एमजी रंगा जो है इसके महासचिव थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने नग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। कब कहा था? 1931 में, जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासन काल में आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला शोक के काल में। द्वितीय, ध्यान रखिए, द्वितीय बौद्ध संगीत है ये। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके समय में हुई? तो काला शोक के काल में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में यह हुआ था और काला शोक के समय। और अध्यक्षता किसने की थी? तो साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, किसने? साबक मीर ने। टोटल कितने जो है बौद्ध संगीत हुई थी? तो टोटल 4 बौद्ध संगीत हुई थी। दोस्तों मैं बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला राजगृह में हुआ था। किसके समय में? तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा वैशाली में हुआ था। किसके समय में? तो कालाशोक के काल में। ठीक है, और तीसरा कहाँ हुआ था? तो तीसरा पाटिलपुत्र में हुआ था। पाटिलपुत्र में हुआ था किसके समय में? तो अशोक के समय में तीसरा हुआ था। ठीक है, बात करेगा चौथे की, तो चौथा किस कहां पे हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके समय? तो कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। ठगी प्रथा का प्रचलन, विलियम बेंटिक, सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड लिटन नहीं होगा, लॉर्ड रिपन होगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में आया था। कब आया था इल्बर्ट बिल? 1883 में आया था। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो इसका कार्यकाल क्या था? तो 1880 से लेके जो है 1884 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, और इसे स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और ध्यान रखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन के काल में आया था और उसे लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। ठीक है, और नियमित जनगणना की शुरुआत 1882 में इसी के काल में हुई थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसमें कई सारे देखो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके दौरान चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान चलाया गया। सॉरी, असहयोग आंदोलन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की का आरंभ घोषणा कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और 9 अगस्त को जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी को, जितने भी क्रांतिकारी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CF एंड्रूज ने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिए, इन्हें जो है दीन बंधु की नाम से जाना जाता है। दीन बंधु की उपाधि किसे दी जाती है? तो CF एंड्रूज को। और बात करें जालियांवाला बाग हत्याकांड की, तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पुस्तक है भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। अगर बात करें हम पूर्व मीमांसा की, तो इसके प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो जैमिनी को इस पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक कहा जाता है। अगर बात करें हम उत्तर मीमांसा की, तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो बादरायण इसके प्रवर्तक थे। ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु से है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब बात करें हम, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश बोधगया में दिया था और उसे क्या क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, पहला उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय ने मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था। और इनके कार्यकाल की बात करें तो 1422 से लेकर 1446 तक जो है इनका कार्यकाल था। और विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने किया, जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाए शेर शाह सूरी ने जो है सरकारी इकाई शुरू की थी। बात करें हम शेर शाह सूरी की, तो इसके कार्यकाल की, तो 1540 से लेकर 1545 तक यह शासक था। ठीक है, ध्यान, इसने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। और एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसे शेर की उपाधि किसने दी थी, तो इसे शेर की उपाधि बहार खान लोहानी ने दी थी। किसने? बहार खान लोहानी ने। आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस किसके काल में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खान की हत्या की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1659 में शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अघन्या का अर्थ क्या होता है? ना मारे जाने योग्य पशु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय को अघन्या कहा गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, ऑप्शन डी, कुरु की राजधानी अहिछत्र नहीं है। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ थी कुरु की राजधानी। अहिछत्र किसकी राजधानी थी? तो पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे, तो नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जिन्हें इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कितने थे? तो 9। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इसका कार्यकाल 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक था। और जो नवरत्न उसमें कौन कौन शामिल था? तो कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर और बरामिहिर और वरुच जो है इसमें शामिल थे। और ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाहियान आया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। देख लेते हैं, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र विष्णुगत, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। और नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? तो प्लिनी की जो है रचना है नेचुरल हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से संबंधित है अर्थशास्त्र। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उसमें राजा कौन था? तो भीमदेव प्रथम। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने? तो स्कंद गुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख में जो है इसका साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाए मत्स्य पुराण सर्वाधिक पुराना जो है पुराण है। टोटल कितने हैं पुराण? तो 18 पुराण है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रदामन प्रथम ने यह किया था पहला शुद्ध संस्कृत में शिलालेख। बात करें इसके कार्यकाल की तो 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक जो है यह शासक था। 21 वंश से संबंधित था, तो शक वंश से संबंधित था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, शक वंश से। और इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, तो हॉट स्पॉट ये मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं है, तो हॉट स्पॉट ये जैव विविधता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अररिया जिले में है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, अनुपम झील बिहार के किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर जिले में है अनुपम झील। अगला प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है,
भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में लागू हुआ। ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण शिक्षण का उद्देश्य है? इसमें सीडीपी से संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, तो इससे क्या होता है? सब में देखो केवल दिया है, तो केवल नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं, ये सीटेट का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो किसने पूछा है कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे नहीं सोते, हाथी 2 से 3 घंटे सोते हैं। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदरमीत गिल को जो है विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। बात करें जो ये वर्ल्ड बैंक है, इसके अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अजय बंगा को, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वरुण रखा गया भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम। और इसकी क्षमता कितनी है? तो ये 130 किलोग्राम जो है वजन उठा सकता है और 25 किलोमीटर तक यह जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है, सही नहीं है। देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया था, तो सही है। वर्ष 2022 सम्मेलन का यह जो इसका 32वां संस्करण था, यह भी सही है। वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया गया, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर बात करें नाटो की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो इसका 31वां सदस्य कौन बना है? तो इसका 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। ठीक है, फिनलैंड इसका 31वां सदस्य बना है। अब ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें टोटल कितने हैं? तो टोटल 31 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबड़ डैम का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाल्गु डैम नदी पर जो है रबड़ डैम का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, जैव उर्वरकों में के बजाय रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, उच्च लागत। ठीक है, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका उच्च लागत होता है, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है उससे, और मिट्टी की कमी यानी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसमें भी कमी आती है। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी हम जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए रासायनिक उर्वरकों की बजाय। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसक्रिप्शन जो है कहा जाता है डीएनए को आरएनए में बदलने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रजातिकरण। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइबर, जो ये मोटे अनाजों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व तो महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाए आयरन। आयरन जो है किसमें पाया जाता है? पालक वगैरह में आयरन पाया जाता है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है आयरन की कमी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस जोड़ का नाम क्या नाम है जो 3 तलों में गति में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, बाल और सॉकेट।
अगला प्रश्न है, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीट भक्षी मछली कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि कुछ गंबुशिया मछली को, लगभग 4000 गंबुशिया मछली को तेलंगाना सरकार ने वहां के जलाशय में छोड़ा था। किसके लिए? मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंबूसिया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा पानी और अन्य पदार्थों को संचित करते हैं। ध्यान रखिए, केवल पादपों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आप सभी को पता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? ये भी आप सभी को पता है, पिछले प्रैक्टिस में सेट में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुओं, एक भारी और एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी धातु पहले जमीन पर पहुंचेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, दोनों एक साथ जो है जमीन पर गिरेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कैसे काम करता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर के अंदर से गर्मी निकालकर और उसे बाहर स्थानांतरित करके जो है यह काम करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड तरंगे की आवृत्ति रेंज क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज और 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच में होती है अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा करता है? ऑप्शन बी, मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर पूछ लिया जाता कौन सा यंत्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, तो डायनमो हो जाएगा उसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? देख लेते हैं, तापमान भी प्रभावित करता है, मैंने कल बताया था, दबाव भी और आर्द्रता भी जो उसके माध्यम को प्रभावित करती है घनत्व को लेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत जो है ध्वनि को प्रभावित नहीं करती। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है, लगभग 65% पाया जाता है। उसके बाद कार्बन पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। उसके बाद कैल्शियम इत्यादि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें हैं, तो ये आवेशित कण है जो है कॉस्मिक किरणें। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है जो है परमाणु की त्रिज्या। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, साधारण बल, भारी जल, यानी इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंसियम जो है यह सर्वाधिक धनात्मक प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका पीएच मान 7 होता है? तो आप सभी को पता है, उदासीन विलयन जो होते हैं उसका पीएच मान 7 होता है। अगर 7 के ऊपर होता है तो क्या कहलाता है? तो वो अम्लीय। 7 के नीचे होता है तो क्या कहलाता है? अम्लीय। और 7 के ऊपर होता है तो उसे क्या कहता है? क्षारीय कहा जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है वनस्पति घी के निर्माण में। नेक्स्ट है, स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी को पता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है जो है जल को साफ करने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 53 में कहा गया है। ठीक है, कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से जो है कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति। अब बात करें राष्ट्रपति पद का, तो उसका उल्लेख कहाँ किया गया? तो आर्टिकल 52 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बात करें मौलिक अधिकारों तो किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेके जो है 35 तक इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? पिछले प्रैक्टिस में सेट में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसके अलावा मणिपुर, गोवा में भी जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक
सिद्धांत में कौन सा तत्व शामिल है? तो किसमें दिया है नीति नियोजक तत्व? भाग 4 में दिया है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन शामिल है। समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में। और सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, तो ये किस आर्टिकल में दिया है? तो ये आर्टिकल 43 ख में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। तो विधि के समक्ष ये किस में दिया है? तो आर्टिकल 14 में। किस? ये मूल अधिकार में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संसद बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किससे बनती है भारतीय संसद? तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है जो है भारतीय संसद। भारतीय संसद का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 79 में। आप एक ट्रिक याद कर रखिए, सरल। सा से संसद, संसद का उल्लेख किसमें दिया है? 79 में। और राज्यसभा का उल्लेख किसमें दिया है? तो आर्टिकल 80 में। और ला से लोकसभा होता है, इसका उल्लेख किसमें दिया है? तो आर्टिकल 81 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित करने की शक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 200 के तहत। ठीक है, अगर आप बात करें आर्टिकल 52 की, तो इसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। आर्टिकल 108 में क्या है? तो संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है आर्टिकल 108 में। और ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 213, तो इसमें राज्यपाल से संबंध अध्यादेश की शक्ति है। ठीक है, किससे है? राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियां इसमें शामिल हैं। और बात करें अगर राष्ट्रपति की, तो अध्यादेश राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 130, और इसी का उल्टा हो जाएगा जो राज्यपाल का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची की बात कर रहा है तो कितने विषय हैं? तो 18 विषय इसमें शामिल हैं। बात करें अगर नगर पालिका, तो ये किस संविधान संशोधन से आया था? तो 74 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और इसके साथ कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अनुसूची 12 जोड़ी गई थी। और इसमें जो है कितने विषय हैं? तो इसमें 18 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में, यानी लोकसभा और राज्यसभा जो 2 संसद है, तो कब आया था? 1952 में। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंधित कथनों पर विचार करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें देख लेते हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। दूसरा कह रहा है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए किसी राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये गलत है। ठीक है, और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश शक्ति जारी कर सकता है, ये भी सही, भी पीछे मैंने बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19A के तहत जो है यह अपने निजी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा को फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? ध्यान रखिए, ये ऐसे भी पूछा जाता है कि कितने परसेंट नहीं हो सकती? तो 15% नहीं हो सकती। और यह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 91 संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति अध्यक्ष को लेकर। ध्यान रखिए, अगर इसमें पूछा जाता है अध्यक्ष को छोड़कर, तो अध्यक्ष को छोड़कर 6 थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रयुक्त किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, या किसमें कहा गया? तो आर्टिकल 117 में यह कहा गया है कि जो धन विधेयक है ये राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। बात करें अगर हम आर्टिकल 110 की, तो ये इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 112 की बात करें तो इसमें बजट का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिए, इसमें गलत पूछा है, तो देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए, तो ये गलत है। अभी पीछे पढ़ा किसमें है ये 18 विषय? तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। अगर बात करें 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो इसमें जो है 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, कितने? तो 29 विषय। अगला कह रहा है, बिहार में पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया, ये सही है। पंचायती राज के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यह गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इस्पात
संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। जो विशाखापत्तनम है, इसकी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। बात करें इसके कार्यकाल कब से था, ये तो 1969 से लेकर 1974 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो पिछले प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप सभी को पता है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या लक्ष्य रखा गया है? तो 20 लाख करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी अंडमान में है माउंट कोयोबी। इसका जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 460 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध सागर। दूध सागर कहाँ? तो ये कर्नाटक और गोवा के जो है सीमा पर है। तो किस नदी पर? तो मांडवी नदी पर है, ठीक है, ये दूध सागर, ठीक है। अगर वैसे पूछा जाए तो ये गोवा में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना यह जो है कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिए महाराष्ट्र में है, गिरना नदी पर। नेक्स्ट है, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी की सहायक नदी है जवाई एवं सुकरी। नेक्स्ट है, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालघाट दर्रा जो है वो कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। बात करें हम थाल घाट की, तो यह नासिक को जो है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट की बात करें तो यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो कांगो को जो है वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिए, इसमें वलित पर्वत के उदाहरण नहीं पूछा है। तो हिमालय जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है, अल्पास भी वलित पर्वत का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारसनाथ जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये अपशिष्ट का उदाहरण है, ठीक है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और अपशिष्ट पर्वत के एक उदाहरण की और बात करें तो अरावली भी जो है अपशिष्ट पर्वत है, ठीक है, अरावली जो है अपशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह का जो है विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। बात करें बुध ग्रह की, तो ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भी है। और सबसे चमकीले ग्रह की बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।